Hello and welcome to Discrete IS Academy. Today we are going to discuss about reverse repo normalization. First of all, we will understand what is repo, what is reverse repo, and what is reverse repo normalization. After that, we will see what are the impacts, what are the possible impacts in the economy uh, because of this reverse repo normalization. First of all, let us understand what are the monetary policy tools available for the RBI. RBI के पास कौन से monetary policy tools available है? Basically, there are two broad categories of monetary policy tools. First one is the quantitative tool, second one is the qualitative tool. Under this quantitative tool, इस quantitative tool में RBI decides the quantity of the money. इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई रहेगा, कितना लिक्विडिटी रहेगा, इसे डिसाइड करने के लिए आरबीआई ये क्वांटिटेटिव टूल अप्लाई करता है, इसे फॉलो करता है, इसे ऑपरेट करता है. फॉर एग्जांपल एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिससे कि लिक्विडिटी कितना होगा मार्केट में उसे डिसाइड होता है. फॉर एग्जांपल रेपो and reverse repo. We will understand this repo and reverse repo in a detailed manner, but for this timing just understand what are the available tools for the RBI. Next is the MSF. MSF is nothing but similar to the repo, लेकिन MSF का जो रेट होता है वो रेपो से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर. थर्ड वन इज द रिजर्व्स. रिजर्व्स मतलब CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड द SLR, जो बैंक्स मेंटेन करता है फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड देयर डे टू डे फंक्शनिंग. These are the quantitative tools available to the RBI to tackle the liquidity, to tackle the quantity of the liquidity of the money in the economy. Now coming to the next one, that is the qualitative tool. Under this qualitative tool, RBI decides the quality of money to be lent. जो पैसा लोन पे दिया जा रहा है, जो पैसा लेंड किया जा रहा है, बैंक्स जो पैसा लोन पे दे रहे हैं, उसका क्वालिटी कैसा होगा, कौन से सेक्टर्स में जाएगा, वो आरबीआई डिसाइड करता है इससे. फॉर एग्जांपल PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है ऐसे कुछ सेक्टर्स है इकोनॉमी में जो प्रायोरिटी बेसिस पे आते हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर. वी नो इंडिया इज एग्रो इकोनॉमी. एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी. सेकेंड वन इज द एजुकेशन, थर्ड हेल्थ. तो इस तरह से और भी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स है जो कि इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो आरबीआई कहता है कि फॉर एवरी बैंक दे शुड मेंटेन एटलीस्ट 40% ऑफ देयर PSL. मतलब कि मान लीजिए बैंक टोटल लोन दे रहा है, कोई एक पर्टिकुलर बैंक ए है, ये बैंक ए टोटल अमाउंट ऑफ लोन दे रहा है 100 करोड़ रुपीस का. तो इसमें आरबीआई बोलता है कि इसका 40% शुड गो टू द PSL, द प्रायोरिटी सेक्टर्स. मतलब कम से कम 40 करोड़ रुपए लोन पे जाना चाहिए टू दिस प्रायोरिटी सेक्टर. दिस आर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इससे प्रायोरिटी सेट होता है. इसको कहते हैं क्वालिटेटिव टूल, कि कितना पैसा कौन से सेक्टर में जाएगा. सेकेंड वन इज द लोन टू वैल्यू रेशियो. जैसे कि अगर आपको कोई घर खरीदना है, मान लीजिए घर का प्राइस है 100 रुपीज. अगर आप बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 100 रुपए का एक घर खरीदना है, तो उस केस में बैंक बोलेगा ठीक है, आपको मैं 100 रुपए दूंगा, मैं आपको पैसा तो दूंगा लेकिन पूरे के पूरे 100 रुपए नहीं दूंगा. आई विल लेंड यू 80 रुपीज. ये मैं 20 रुपीज अपने पास रखता हूं फॉर माई प्रॉफिट. अगर बाई चांस लोन डिफॉल्ट हो जाता है, लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, लोन अगर लाइबिलिटी बन जाता है, तो उससे बैंक्स का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ सकता है. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क है, इसको मैनेज करने के लिए बैंक्स आपको 20 रुपए कम लोन देगा. तो आपका एक्चुअल वैल्यू कितना था 100 रुपीज, लेकिन लोन वैल्यू कितना था, दैट इज 80 रुपीज. तो दिस इज नोन एज लोन टू वैल्यू रेशियो. तो ये दोनों स्टेप से आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना पैसा कहां पे जाना चाहिए. अब ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई किसी दिन कह दिया कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसे बूस्ट करना जरूरी है. तो हो सकता है कि पहले होता क्या था, एक 100 रुपीज के कार पे बैंक्स आपको 80 रुपीज लोन पे दे रहा था. जैसे ही आरबीआई बोल देगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट अप करना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा लोन जाना चाहिए, उस केस में बैंक्स आपको 90 रुपीज लोन पे देगा अगेंस्ट दिस 100 रुपीज. दिस इज द लोन टू वैल्यू रेशियो. बाय दिस आरबीआई डिसाइड्स वेयर मनी शुड गो,
the quality of the money, the quality of the loans. So these are the two categories of the tools, quantitative and the qualitative tool. Now coming to repurchase option, repo option, repo operation. So what is this repo operation? The operation under which RBI lends money to the commercial banks. जब बैंक्स के पास पैसा नहीं होता है, जब बैंक्स के पास क्राइसिस चल रहा होता है, तब बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार पे लेता है. बैंक्स borrows money from the RBI. इससे क्या होता है? इसे कहते हैं रेपो, रीपर्चेज ऑप्शन. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है, अगर आरबीआई बैंक्स को उधार पे दे रहा है, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा. तो ये जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक से चार्ज करेगा, दैट इज नोन एज रेपो रेट. दैट इज नोन एज रेपो रेट. अगर कभी आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी कम करना है, तो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देता है. अगर आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी इंक्रीज करना है, तो रेपो रेट रिड्यूस हो जाता है. लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए रेपो रेट रिडक्शन करना पड़ता है. रेपो रेट जब इंक्रीज कर दिया जाता है, तब लिक्विडिटी कम हो जाता है. सो दिस इज द रीपर्चेज ऑप्शन अवेलेबल टू द आरबीआई. सेकेंड वन इज द रिवर्स रेपो. रिवर्स रेपो में क्या होता है? द ऑपोजिट टू द रेपो. इस केस में बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देता है. बैंक्स पार्क देयर मनी विद द आरबीआई. मतलब आरबीआई एक तरीके से बैंक से उधार पे ले रहा है. दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो. और इस केस में बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स को प्रोवाइड कर रहा है फॉर दिस पार्किंग ऑफ मनी, इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट. तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? पहले रेपो रेट जो था वो था 4%, और रिवर्स रेपो जो था वो था 3.75%. अब कोविड का टाइम पे इकोनॉमी काफी स्लो डाउन पे चल रहा था. टू काउंटर दिस स्लो डाउन, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स. आरबीआई ने बैंक्स को गाइडलाइन दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को लोन दीजिए, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है उसे बूस्टअप किया जा सके, जो एम्प्लॉयमेंट है उसे इंक्रीज किया जा सके, जो डिमांड है वो इकोनॉमी में ज्यादा क्रिएट किया जा सके. बट व्हाट बैंक्स वर थिंकिंग, बैंक्स ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग लोन्स देते हैं इन्वेस्टर्स को, हो सकता है उनका बिजनेस लॉस पे चला जाए, हो सकता है ये जो लोन बैंक ने दिया है ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, लोन डिफॉल्ट हो जाए, लोन एक लायबिलिटी बन जाए. ये काफी ज्यादा चांस था. तो बैंक्स ये बात से डर रहे थे कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बिगड़ सकता है. तो बैंक्स का जो रिस्क एपेटाइट है वो कम होता जा रहा था. तब बैंक्स ने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, जब हम लोग लोन पे नहीं दे पा रहे हैं, मतलब मेरे पास पैसा आइडल पड़ा है, अगर बैंक्स लोन नहीं दे पा रहा है मार्केट में, तो बैंक्स के पास पैसा आइडल पड़ा हुआ है, तो आइडल मनी इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द बैंक्स. तो बैंक्स ने क्या किया? सारा का सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में जमा करना शुरू कर दिया. अब बैंक्स को लग रहा था कि आरबीआई हो सकता है कि कम इंटरेस्ट रेट दे रहा हो, 3.75% इंटरेस्ट रेट दे रहा हो, लेकिन आरबीआई इज अ सेफर ऑप्शन. कम से कम आरबीआई अपना लोन तो एनपीए में कन्वर्ट नहीं करेगा. आरबीआई का लोन, आरबीआई के पास तो मेरा पैसा डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा, लायबिलिटी नहीं हो जाएगा, कम से कम 3.75% के इंटरेस्ट तो मिल सकता है, कुछ तो फायदा मिल जाए. इस माइंडसेट से बैंक्स ने सारे के सारे पैसे आरबीआई के साथ, आरबीआई के पास जमा करना शुरू कर दिए. तो अब आरबीआई ने सोचा कि ये जो सिचुएशन है मार्केट का, इसमें मनी सप्लाई इंक्रीज करना जरूरी है, इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना जरूरी है. अगर बैंक सारा का सारा पैसा मेरे पास जमा कर देंगे, तो मेरा जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट्स है वो फेल हो जाएंगे, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा. तो तब आरबीआई ने सोचा ये जो रिवर्स रेट है, जो रिवर्स रेपो रेट है, इसको कम करके 3.35% कर देते हैं. इससे क्या होगा? इससे बैंक्स को ये लगेगा कि अब आरबीआई 0.40% का रेट कम पे दे रहा है, आरबीआई के पास 0.4% रेट कम मिल रहा है. तो बैंक्स अब सोचेगा ठीक है, अब थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, कुछ पैसा आरबीआई के पास रखते हैं,
कुछ पैसा लेंड करते हैं, इससे बैंक्स का रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगा। दिस विल इंक्रीज द रिस्क एपेटाइट ऑफ द बैंक, और इससे लोन ज्यादा दिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, डिमांड क्रिएशन होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। So this was the major objective of the RBI to reduce the reverse repo rate during the COVID time. तो पहले गैप था 0.25% का, अब गैप हो गया है, अब उसके बाद गैप हो गया था 0.65% का। आफ्टर दैट आरबीआई ने देखा कि रिसेंटली जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जा रहा है। आरबीआई का बेसिकली टारगेट रहता है टू टैकल द इन्फ्लेशन इन बिटवीन 2 to 6%, 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहेगा इकोनॉमी में, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर 6% से ज्यादा जाता है दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, अगर 2% से कम जाता है दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो आरबीआई ट्राइज टू मेंटेन द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2 to 6%, लेकिन हाल ही में रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा जा रहा था। तब आरबीआई ने सोचा कि ये जो 6% इंटरेस्ट से ज्यादा जा रहा है, क्यों ना एक काम किया जाए, अब रिवर्स रेपो रेट को फिर से इंक्रीज करके 3.75% कर दिया जाए। इससे बैंक्स को लगेगा आरबीआई के पास अब फिर से 0.4% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसलिए बैंक्स का जो रिस्क एपेटाइट है, बैंक्स का जो माइंडसेट है कि अब ज्यादा पैसा लेंड करना है, वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा। अब बैंक्स थोड़ा कम पैसा लेंड करेगा और ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा, बिकॉज आरबीआई अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा रिवर्स रेपो रेट पे दे रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है रिवर्स रेपो रेट पे। तो दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिवर्स रेपो। जो रिवर्स रेपो रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए जो आरबीआई ने स्टेप लिया था उसे कहते हैं रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। इससे बैंक्स का रिस्क एपेटाइट कम होता है, इससे इन्वेस्टमेंट का जो लोन है उसका सप्लाई कम हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है, उसके बाद जो डिमांड क्रिएशन है वो भी कम हो जाता है और इन्फ्लेशन रेट कुछ हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ दिस रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। ये रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन पे क्या क्या इंपैक्ट्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन बैंक्स विल हैव सेफर ऑप्शन टू पार्क देयर मनी विद द आरबीआई। ऑब्वियसली बैंक्स के पास एक सेफर ऑप्शन रहेगा कि आरबीआई के पास पैसा पार्क किया जाए। बैंक सोचेगा कि अगर आरबीआई के पास पैसा पार्क करता हूं मुझे 3.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और मेरा पैसा डिफॉल्ट भी नहीं करेगा, एनपीए भी नहीं बनेगा, लायबिलिटी भी नहीं बनेगा, कुछ हद तक मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। आफ्टर दैट बैंक्स के पास अभी कम पैसा होगा लोन देने के लिए। अगर बैंक्स ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करवा रहा है, इसका मतलब बैंक्स के पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए, मींस पूरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई विल गेट रिड्यूस, जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगा। और अगर लिक्विडिटी कम हो जाता है इसका मतलब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि ये जो स्टांस था आरबीआई का टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, टू रिड्यूस द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, दैट इज नोन एज द हॉकी स्टांस ऑफ द आरबीआई। हॉकी स्टांस आपने काफी बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आरबीआई हैज टेकन द हॉकी स्टांस, द अकोमोडेटिव स्टांस, द न्यूट्रल स्टांस। तो उसमें जो हॉकी स्टांस है दैट इज नथिंग बट द पॉलिसी स्टांस ऑफ द आरबीआई टू टेक अवे लिक्विडिटी, टू टेक अवे मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी। So these are the possible impacts of reverse repo normalization. तो आप समझते हैं कि अगर रिवर्स रेपो को डिक्रीज कर दिया जाए, अगर कम कर दिया जाए तो इकोनॉमी में क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं। फर्स्ट इज बैंक सोचेंगे कि आरबीआई तो कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है 3.35% का, तो एक काम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे लोन ज्यादा देते हैं हम लोग, बैंक रिस्क लेना शुरू करेंगे। जैसे रिस्क लेंगे मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होना मतलब मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। जैसे लिक्विडिटी बढ़ जाएगा डिमांड क्रिएशन होगा, मोर डिमांड विल बी क्रिएटेड, डिमांड क्रिएशन होगा, उसके बाद डिमांड को मैच करने के लिए सप्लाई क्रिएशन भी जरूरी है। तो जो इन्वेस्टर्स है, जो फैक्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, वो अपना फंक्शनिंग करना शुरू कर देंगे।
इससे जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो रिवर्स रेपो डिक्रीज करने से ग्रोथ प्रोसेस इंक्रीज हो सकता है, रिवर्स रेपो इंक्रीज करने से ग्रोथ प्रोसेस में थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो बेसिकली आरबीआई का जो टारगेट था टू टैकल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी। So these are the possible impacts of the reverse repo when the reverse repo is decreased in the economy. So I hope you like the lecture. Thank you. Jai Hind.